नमस्कार, लाइव इंडिया हर पल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काजल मेहता। लगातार चुनाव को लेकर के तरह तरह की चीजें सामने आ रही है और ऐसे में अब आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। और बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कहा जाए यूं कि वास्तविक रूप से उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और बता दें, भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर अधिसूचना, नामांकन, मतदान से लेकर मतगणना तक की तारीख को जो है घोषणा कर दी है। बिहार में 77,392 पोलिंग स्टेशन है। वहीं 53% पोलिंग स्टेशन एक बिल्डिंग में है। पोस्टल बैलेट से वोटिंग के लिए जो आवेदन करेंगे वहीं इसके पात्र होंगे। बता दें, कहीं भी कुछ गड़बड़ी हो रही तो इसकी शिकायत मतदाता सी विजिल ऐप के जरिए कर सकते हैं। और इन्हीं सारी चीजों पर बता दें कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर के पार्टियां मुस्तैद है, इसी तरीके से बिहार से हम बात शुरू करेंगे। बिहार में प्रशासन कितनी मुस्तैद है, और सारी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सहयोगी संजय। चूंकि अब पूरे तरीके से बिगुल जो है वो बच चुका है और लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनतियां शुरू हो चुकी है, ऐसे में चुनाव को लेकर के प्रशासनिक तैयारियां कैसी है? बिल्कुल, पूरे बिहार की बात करें तो पूरे बिहार में अलर्ट है। प्रशासन को लेकर पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। किसी तरह की नेताजी की प्रचार नहीं अभी होंगे, क्योंकि जो पटना में तमाम जगहों पर पूरे बिहार की बात करें तो जो बैनर पोस्टर लगाए गए थे वो नगर निगम के द्वारा अब हटा दिए गए हैं। तो ऐसे में जो चुनाव प्रचार है वो तारीख जब ऐलान होंगे तभी जो है प्रचार कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है पूरे देश में आचार संहिता लग गया है। और ऐसे में 7 चरणों में चुनाव होंगे काजल, और 7 चरणों में जब चुनाव होंगे उसमें 7 चरण में बिहार सबसे शामिल है। और पहले चरण में भी बिहार के कई जिलों में चुनाव होंगे। तो ऐसे में चुनाव आयोग का साफ तौर से यही कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो, और जहां पर ग्रामीण क्षेत्र है, खास तौर पर नक्सलवाद और माओवाद की संख्या है, इलाका है, उस इलाकों में किस तरीके से प्रशासन के पूरे इंतजाम किएंगे। रैपिड एक्शन फोर्स से लेकर सीआरपीएफ और जो है सेंट्रल फोर्स के जवान तैनात रहेंगे। और वहां जहां बूथ पर मतदान होंगे वहां पर 144 लगे रहेंगे प्रशासन, और किसी तरह से 4 से 5 की संख्या में वहां पर भीड़ भाड़ नहीं लगाएंगे जहां पर बूथ होंगे, यहाँ जहां पर मतगणना होगा। तो ऐसे में खास तौर पर वहां पर पैनी नजर होगी। कोई भी व्यक्ति, 1 से 2 व्यक्ति ज्यादा संख्या में आपस में बातचीत नहीं करेंगे, और ज्यादा संख्या में बातचीत करेंगे तो वहां प्रशासन रोक टोक करेगी। तो ऐसे में प्रशासन से लेकर तमाम आला अधिकारी जो है तैनात हैं, और पैनी नजर रखी जा रही है। सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखी जा रही है, किसी तरह का कोई अफवाह ना फैलाए। पहली प्राथमिकता है चुनाव आयोग की कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो, और बूथ स्तर से लेकर, घर से लेकर बूथ तक जो मतदाता हैं उसे पहुंचाने की जिम्मेदारी की बीड़ा जो है उन्होंने उठाई है। तो ऐसे में इसको लेकर अब तैयारी चुनाव आयोग की पूरी है। कई राज्यों में भ्रमण करने के बाद चुनाव आयोग की जो टीम है वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो है जानकारियां दी गई। और प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद जो है अब पूरे देश में आचार संहिता लग गया है। जगह जगह पटना में जो पोस्टर लगाए गए थे उस पोस्टर को भी हटा दिए गए हैं। एक तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करेंगे, अपने सहयोगी कैमरामैन से कहेंगे, दिवाकर से, कि देखिए ये जो बड़ी सी होर्डिंग यहाँ पर लगाई गई थी, उस होर्डिंग को भी, जो सरकारी होर्डिंग लगते थे, उस होर्डिंग को कबाड़ दिया गया है। पटना पूरी तरीके से होर्डिंग बैनर पोस्टरों से पटा रहता था। आए दिन तमाम नेताओं जी की जो तस्वीर लगी रहती थी, अपनी उपलब्धियां बताते थे, चाहे वो केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकार की हो, सभी उपलब्धियां जो बताई जाती थी उसे अब बैनर पोस्टर के जरिए उखाड़ कर फेंक दिया गया है, हटा दिया गया है। जगह जगह पर दीवारों पर नीतीश कुमार का प्रचार प्रसार हो रहे थे, आरजेडी के प्रचार प्रसार हो रहे थे, वो सारे बैनर पोस्टर अब हटा दिए गए। नेताजी के तमाम पार्टियों के, किसी एक पार्टी की बात नहीं हम कर रहे हैं, बल्कि तमाम पार्टियों के जो बैनर पोस्टर थे वो सभी अब सड़कों से हटाकर उन्हें हटा दिया गया है। तो पूरे बिहार समेत पूरे देश में आचार संहिता लग गया है। अब सिर्फ बैनर पोस्टर अगर लगेंगे तो निर्वाचन आयोग के लगेंगे, जो वोटरों को किस तरीके से मतदाता जागरूक करने के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है, वो अभियान के तहत बैनर पोस्टर के जरिए भी प्रचार प्रसार चुनाव आयोग के द्वारा की जाएगी। माफ कीजिएगा काजल। तो ऐसे में पूरी तरीके से आचार संहिता का असर
मुस्तैदी से प्रशासन ने भी पूरे तरीके से प्रशासन भी अलर्ट है, ये देखा जा रहा है। लेकिन अगर हम ग्रामीण इलाकों की बात करें संजय, तो ग्रामीण इलाकों में ये चुनाव के समय पे देखने को मिलता है तरह तरह की चीजें। हालांकि हम उन चीजों की चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आप समझ सकते हैं कई तरह की ऐसी बातें सामने आती है चुनाव के समय में ग्रामीण इलाकों में। तो ग्रामीण इलाकों में जो बिहार की प्रशासन है, बिहार की जो चीजें हैं, पुलिस प्रशासन किस तरीके से ग्रामीण इलाकों में अलर्ट दिखा रही है अपने आप को? देखिए, जो उम्मीदवार होते हैं काजल, वो धन बल और तमाम तरह के प्रोपगंडे अपनाकर अपने वोटरों को लुभाते हैं। उन पर पैनी नजर होगी चुनाव आयोग की। तो ऐसे में किसी तरह के बिहार में तो ऐसे भी शराबबंदी है। अगर शराबबंदी वाले कानून में अगर शराब पैसे देकर अगर वोटरों को लुभाए जाएंगे, तो उस पर भी पैनी नजर होगी। जो उम्मीदवार होंगे, वो उम्मीदवारों पर चिन्हित किए जाएंगे। किसी तरह के जो लिमिट पैसे की रखी गई है, उसी लिमिट के अनुसार आप पैसे के ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। और खास तौर पर पैसे लेन देन जो है, या गाड़ी में लेकर चल रहे हैं, तमाम चीजों को लेकर वो सब कुछ देखभाल करेंगे। चुनाव आयोग के अधिकारी से लेकर प्रशासन, इस तमाम चीजों पर नजर रखी जा रही है। तो ग्रामीण इलाकों की बात करें तो ग्रामीण इलाकों में भी पहली प्राथमिकता है कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो। और जो सातों चरण है, सातों चरण में पहली जो ग्रामीण इलाके क्षेत्र हैं, पहली और दूसरी और तीसरी जो टाइमिंग रखा गया है, उस टाइमिंग के तहत जो है चुनाव कराने का समय जो रखा गया है, 3 चरणों में, 4 चरणों में। तो खास तौर पर ग्रामीण और नक्सलवाद और माओवादियों के इलाकों में शांतिपूर्ण तरीके से, पहाड़ी इलाका जो यहाँ पर है, जहां पर नक्सलवाद और माओवादियों का इलाका है, खास तौर पर वहां पर, तो उन पर पैनी नजर होगी पहाड़ियों इलाका में। और गंगा उपार जो दियारा का इलाका है, तो नाव से लेकर तमाम संसाधन व्यवस्था चुनाव आयोग की तरफ से किए जाएंगे। और अब तो पटना में संसाधन बहुत उपलब्ध हो चुके हैं। कई पुल पुलिया जो है दियारा के इलाके में जाने के लिए बनाया जाता है। पीपा पुल का इस्तेमाल किया जाता है। अभी गर्मी का मौसम आते ही पीपा पुल बनकर तैयार हो जाता है। तो ऐसे में पीपा पुल का भी संसाधन उपयोग किया जाता है। और पीपा पुल के माध्यम से भी जो प्रशासन है, वो उस पार, गंगा के उस पार जाते हैं। नाव से भी जाते हैं, जरूरत पड़ने पर नाव का भी इस्तेमाल किया जाता है। सरकारी बोट जो है उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तरह तरह के जो व्यवस्था है, उस तरह के व्यवस्थों के अनुसार शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराना पहली प्राथमिकता चुनाव आयोग की है। काजल जी। जी, जाहिर सी बात है चुनाव को लेकर के हर तरफ से अगर हम नेता मंत्री की बात करें तो वो तो पूरे तरीके से अलर्ट है ही, लेकिन प्रशासन को भी अलर्ट होने की जरूरत है। संजय, चलते चलते आपसे आखिरी सवाल होगा कि क्या आपको ये लगता है कि जो जनता को, जिस तरीके से आपने बताया कि प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट है ग्रामीण इलाकों में और नक्सल इलाकों में भी प्रशासन की पैनी नजर बनी हुई है, लेकिन ऐसे में ये जो लोगों के सेटिस्फेक्शन की बात है, आम जनता की सेटिस्फेक्शन की बात है, क्या आम जनता और लोगों को ऐसा लगता है कि जितनी भी अलर्टनेस है वो सारी चीजें काफी होगी चुनाव के लिए, काफी जो बल तैनात होंगे, उतनी सारी चीजें जो भी हैं काफी होंगी? देखिए काजल, खास तौर पर बात करें तो शहरी इलाका में कोई डर भय उस तरह की नहीं है, क्योंकि प्रशासन है, तमाम आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद होते हैं। ग्रामीण इलाकों में थोड़ी बहुत धन बल के जो प्रयोग किए जाते हैं, जरूरत पड़ने पर वो अपने बल का भी प्रयोग करते हैं। तो उसको लेकर भी जो चुनाव आयोग है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है। और चुनाव आयोग के साथ साथ तमाम जो अधिकारी हैं, क्योंकि चुनाव आयोग की जो टीम है, चुनाव की घोषणा करने से पहले कई राज्यों का उन्होंने दौरा किया, कई जिलों का दौरा किया। और उसके बाद तमाम राजनीतिक दल के साथ सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी पटना में, पटना के लेमन ट्री होटल में। और वहां पर तमाम चीजों को लेकर उन्होंने पूरी तरीके से जिनकी जिनकी जो समस्या थी, वो चुनाव आयोग के अधिकारियों ने नोट किया और तमाम समस्या का समाधान उन्होंने करने का आदेश भी दे दिया। तो ऐसे में जो खास तौर पे 80 के प्लस उम्र के जो लोग हैं, उनको कैसे वोटिंग कराना है, उनको बैलेट पेपर के माध्यम से वोटिंग कराना है, उनके घर पर जो है वोटर वॉलेट पेपर भी जाएंगे। तो ऐसे में वॉलेट के साथ, वॉलेट पेपर के माध्यम से भी अपना वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी तरीके से मतदाताओं को जागरूक करना है और मतदाताओं को किसी तरीके से वोट मतगणना केंद्र तक ले जाने की जो जिम्मेदारी जो निर्वाचन आयोग की होती है, इसको लेकर तमाम व्यवस्था की जा रही है। उनके लिए जो व्हील चेयर का इस्तेमाल किया जाता है, तमाम तरह की व्यवस्थाएं की जाती है प्रशासन से लेकर निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के द्वारा, कि किसी तरह के बूथ पर पानी पीने की व्यवस्था, दवा की व्यवस्था, मेडिकल टीम से लेकर तमाम व्यवस्थाएं उपलब्ध होती है, कि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। अप्रिय घटना होने पर भी पहली फास्ट रिलीफ देना है, उन्हें पहली प्राथमिकता देना है, उनके इलाज कराना है, एम्बुलेंस की व्यवस्था
पानी की व्यवस्था, उनको टेंट वगैरह लगाए जाते हैं, आदर्श बूथ बनाए जाते हैं और पूरे बैलून वगैरह से सजाए जाते हैं। तो पटना समेत पूरे राज्य की बात करें तो कई जिलों में आदर्श बूथ बनाए जाते हैं, जिनके लिए फूल और गुलदस्तों से पूरी तरीके से बूथ पर सजाए भी जाते हैं। तो ये सारी व्यवस्था चुनाव आयोग के द्वारा की जाती है और तमाम चीजों को लेकर मॉनिटरिंग की जाती है। सीसीटीवी कैमरे से लेकर टोल फ्री नंबर तक की व्यवस्था होती है कि किसी तरह की कोई सूचना अगर टोल फ्री नंबर पर होता है तो राज्य निर्वाचन आयोग से लेकर भारत निर्वाचन आयोग की पूरी टीम जो है इस पर पैनी नजर रखती है और किसी तरह के अप्रिय घटना होने पर उसका तुरंत इलाज से लेकर सारी व्यवस्था पुलिस प्रशासन तक के लिए की जाती है कि किसी तरह की जो कानून को तोड़ेंगे उन पर भी जो है आचार संहिता के तहत उन पर मामले दर्ज कर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी और उसे जरूरत पड़ने पर न्यायिक हिरासत में भी भेजा जाएगा। काजल जी, जाहिर सी बात है संजय, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी थी और आपने सारी जानकारियां हम तक पहुंचाई, दर्शकों तक पहुंचाई। बहुत धन्यवाद संजय। और इसी के साथ जिस तरीके से बिहार में पूरी तैयारी कर ली गई है और बिहार में जो लोकसभा चुनाव को लेकर के, बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश में लोकसभा चुनाव को लेकर के जो उल्टी गिनती है वो शुरू हो चुकी है और ऐसे में तैयारियाँ भी पुरजोर कर ली गई है और जनता को किस तरीके से आराम पूर्वक बिना किसी परेशानी के वोटिंग बूथ तक लेके जाने, इन सारी तैयारियों की जो बात करें तो पूरे तरीके से सहयोगी संजय ने बताया। धन्यवाद संजय। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जहां दिल्ली में जो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है उनको ईडी ने 9वां समन भेजा है। और ऐसे में बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021 और 22 मामले में अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच में 9वां समन जारी किया गया है। उन्हें 21 मार्च को जांच में शामिल होने के लिए कहा है। वहीं आप नेता और दिल्ली की मंत्री आतिशी का बयान सामने आया है। बता दें अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 9वां समन जारी किया है, जिसे लेकर लगातार चीजें जो हैं उलट पलट चल रही है और लगातार विपक्ष का भी हल्ला बोल है। सुने आतिशी ने क्या कुछ कहा। ये मामला जल बोर्ड वाला है क्या, ये तो हम भी जानना चाहते हैं। ये किसी को नहीं पता कि ये मामला क्या है, इसमें किस चीज की जांच हो रही है, क्या कह रहे हैं कि क्या घोटाला हुआ, ये किसी को नहीं पता। लेकिन ये समन सिर्फ इसलिए भेजा गया है क्योंकि शायद अब मोदी जी को डाउट होने लग गया है कि पता नहीं एक्साइज पॉलिसी वाले मैटर पे अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस पे तो अभी कानूनी बहस शुरू हुई है। तो इसलिए ऐसा लगता है कि गिरफ्तारी करने के लिए कोई बैकअप प्लान की शुरुआत हो रही है कि अगर इस मामले में नहीं गिरफ्तार कर पाए तो उस मामले में गिरफ्तार कर लेंगे, दूसरे मामले में नहीं गिरफ्तार कर पाए तो क्या पता 2-4 दिन में एक तीसरा मामला खुल जाए, तीसरे मामले में नहीं गिरफ्तार कर पाए तो कोई चौथा मामला। वहीं अरविंद केजरीवाल का मामला पूरे तरीके से तुल पकड़ा हुआ है और 9वें समन के बाद लगातार जो है विपक्ष का तंज कसने का जो सिलसिला है वो जारी है। और ऐसे में जो ईडी ने 9वां समन जारी किया अरविंद केजरीवाल को लेकर के और उन्होंने 21 मार्च को जांच में शामिल होने का आदेश दिया है। और वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को ईडी द्वारा 9वां समन जारी कर दिया गया है और इस पर भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुने। और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले, देखिए, शराब नीति का जो घोटाला दिल्ली में हुआ है उसको लेकर लगातार जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और वो जिस तरह से कड़ियां जुड़ रही हैं, उनके उप मुख्यमंत्री जेल में है जिनको जमानत नहीं मिल रही, उनके एक सांसद जेल में है जिनको जमानत नहीं मिल रही। और कल आपने देखा कि जो साउथ लॉबी की जो इसमें भूमिका देखी गई है तो उसमें की कविता को भी जांच एजेंसी ने गिरफ्तार किया है। तो मुझे लगता है जांच एजेंसी बहुत सूक्ष्मता से अपनी जांच कर रही है और जहां तक जांच को
वही बढ़ते अगली खबर की ओर। अरविंद केजरीवाल जो है पूरे दिल्ली में अभी सुर्खियां बटोर रहे हैं और नवे समन के बाद जो भी उन पे आरोप लगाए गए हैं उन सारी चीजों को लेकर के ईडी लगातार उनसे पूछताछ करने की कोशिश कर रही है और ये नवा समन है। नवे समन के बाद भी विपक्ष का जो तंजशाही है वो जारी रहा और ऐसे में एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने भी अपना बयान दिया है। सुनिए क्या कुछ कहा। Well, you have always, we work together in Pune. So you have seen that my campaign is never connected to the election date. We are all available 365 days, 24/7 for the people, and that's what an elected representative's job is. How's your preparation? Are you going to... Well, you're watching it. I lead a very transparent and open life, so you know every day what I do. Question was raised on the way 7 phases was given in this Lok Sabha election. Are you the same? Well, even if we are, what choice do we have now? Now you have to go, even if we object and show our disappointment, well, we'll have to go with the flow now. Ma'am, 9th summon has been issued to Arvind Kejriwal. K. Kavita has been arrested. It's very unfortunate that this kind of vindictive politics has taken over India. And it's very unfortunate because that's not what a free democracy is, and that's not why our forefathers fought the British. But unfortunately, if you see India today, the way agencies are used against people is very, very disappointing. Nyaya Yatra reached Mumbai. They are holding rallies today. How you see it? Well, it's a fact. इस देश में न्याय की जरूरत है. And I think Rahul ji got a overwhelming response in Mumbai yesterday, and I'm sure today's rally will culminate towards saving this democracy, to making sure every Indian has a fair and a just voice. Thanks. Thank you. बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा नवा समन जारी किया गया एक और वहीं दूसरी ओर लगातार भाजपा और अन्य पार्टियों के द्वारा तंज कसे जा रहे हैं और उन्हें जवाब दिया जा रहा है। बता दें भाजपा नेता बांसुरी स्वराज ने क्या कुछ कहा, ये सुने। आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी स्वयं इतने पढ़े लिखे हैं, उनका पूरा मंत्रिमंडल इतने पढ़े लिखे लोगों के साथ है, लेकिन ऐसा लगता है कि जब कानूनी बात आती है ना तो उनका ज्ञान जीरो है। खुद इनकी पार्टी में वकील हैं, पर लगता है शायद उन्होंने केवल एलएलबी की डिग्री करी है, कोर्ट में कभी प्रैक्टिस नहीं करी। आप देखिए जो जांच हो रही है वो शराब घोटाले की हो रही है, क्योंकि इतना संगीन आरोप है कि आम आदमी पार्टी के लीडर्स ने 100 करोड़ रुपए तक के किकबैक्स लिए हैं, जो आम आदमी पार्टी की गतिविधियों के लिए ही इस्तेमाल हुआ है। जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी के सरगना माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, इसीलिए उनकी जवाबदेही बनती है। उनको ही जांच में जुड़कर बताना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी इतना ज्यादा करप्शन क्यों कर रही है। अब हुआ क्या है, जब भी समन आते हैं पीएमएलए में तो कानूनी तौर पर ये अनिवार्य होता है कि आप उन समन्स का आदर करें। जब जब आप उन समन का निरादर करते हैं तो सेक्शन 174 ऑफ द आईपीसी में आप एक नया अपराध कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी जो माननीय मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उन्होंने 8 समन्स का निरादर करा है। ये जो याचिका ईडी ने फाइल करी है कोर्ट में, ये केवल इसके लिए है कि 174 आईपीसी में अपराध बन रहा है अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। इस प्रोसीडिंग का कोई लेना देना नहीं है इस बात से कि ईडी का समन लीगल है या इल्लीगल है। यहां तो केवल यह देखा जाएगा कि 174 आईपीसी में अरविंद केजरीवाल जी ने जब जब समन्स का निरादर करा है, क्या उनको ये सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी ने इस केस को स्वयं न्योता दिया है अपने खिलाफ। ये इसलिए बना है क्योंकि उन्होंने 8 समन्स का निरादर करा है। तो मेरा आग्रह है अरविंद केजरीवाल जी से कि नवंबर 2023 से ईडी प्रयास कर रही है और आपको कह रही है कि आप जांच में जुड़िए। मैं भी एक वकील हूं, कहना चाहूंगी अरविंद केजरीवाल जी से कि जाइए जांच में जुड़िए, क्योंकि जब जब आप समन का निरादर करेंगे तब तब नया अपराध आप के खिलाफ बनता रहे।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां आज जेपीएससी परीक्षा की तारीख तय की गई थी और ऐसे में झारखंड के कई जिलों में विद्यार्थी जो है दूर दराज से पहुंचे परीक्षा देने के लिए। कोई चतरा गया तो कोई जामताड़ा गया तो कोई लोहरदगा गया। लेकिन ऐसे में ये आपको बता दें कि जेपीएससी परीक्षा की जो पेपर है, जो पेपर सवाल के जो पत्र हैं, वो उनकी सील टूटी हुई पाई गई, जिससे छात्रों में कई तरह के आक्रोश नजर आए। बता दें कि ये उपेंद्रनाथ मध्य विद्यालय चतरा में जब जेपीएससी के पेपर शीट छात्रों के पास लेके गए, परीक्षार्थियों के पास लेके गए, तो पाया गया कि पेपर शीट जो है वो पहले से खुला हुआ है, सील टूटी हुई है, जिसके कारण छात्रों में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिला है। देखें एक नजर। क्या हुआ? हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन खुला हुआ था, क्वेश्चन पेपर लीक हो गया है और ये लोग बोलते हैं हम लोगों की जूता से मारेंगे तुम लोग को। कौन बोल रहे थे? स्कूल का प्रिंसिपल विरोध क्यों कर रहे थे? जबरदस्ती क्यों कर रहा? हम लोग महिला को मारा जा रहा है, बोल रहा कि मारेंगे। बताइए क्या कारण विरोध कर रहे हैं आप लोग? प्यार से क्या कारण विरोध? एग्जाम का एला लीक हो गया और ये घुसने भी नहीं दे रहे। मार कौन रहा हुआ बताइए। क्लासरूम में क्वेश्चन आता है ना, सील पैक आता है और सील खुलता है क्लास में, उसके साथ कैंची होता है। कैंची पहले से पूरा क्वेश्चन खुला हुआ था और जो हर क्लासरूम से 2 स्टूडेंट को साइन करवाया जाता है कि ये क्वेश्चन यहीं पे खुला है, ये दिखाने के लिए। वो साइन भी पहले से किया हुआ था। क्या हुआ था आपके साथ बताइए? एक स्टूडेंट के साथ मारपीट किया गया है सर, और वहाँ पे देखिए गाड़ी में भर दिया गया सर, अंदर में है सर। क्यों ऐसा क्यों सर, क्यों? तो इस तरीके से लगातार जेपीएससी का मामला जो है वो तुल पकड़ता जा रहा है और सुबह से ही ऐसी चीजें बनी हुई है। परीक्षार्थी जो है काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं और लगातार जो है, ये तो चतरा की तस्वीरें थी, लेकिन और भी अन्य जिलों में इस तरीके के माहौल देखने को मिले। आप तक सारी चीजें पहुंचाते रहेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।